हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबेस इन्वेस्टमेंट। और आज हम डिटेल लेवल पे एनालाइज करेंगे फार्मा इंडस्ट्री को। तो यूजुअली फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक परसेप्शन है कि फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं बनते या फार्मा कंपनीज जो है ये प्राइमरली सब एक तरीके की होती हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा वैरिड है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स की कंपनीज जो है वो प्राइमरली यूएस मार्केट को कैटर करती है, कुछ कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करती है और कुछ कंपनीज जो है बहुत ही नीश सेगमेंट में काम करती है। तो इससे क्या होता है कि कुछ कंपनीज के प्रॉफिट और सेल्स जो लगातार ग्रो कर रहे हैं और वहीं कुछ कंपनीज की जो सेल्स है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ रहा है। तो ये जो है ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप पूरे फार्मा सेक्टर को जो है एक ही पर्टिकुलर इमेज से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही गलत पिक्चर मिलेगा। तो इसलिए हम डिटेल लेवल पे एनालाइज करेंगे अलग अलग सेक्टर को और उसमें से फिर देखेंगे कि सबसे इंटरेस्टिंग कंपनीज अलग अलग सेगमेंट में से कौन सी है। सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री का ओवरव्यू समझ लेते हैं। इंडिया के अंदर किस तरीके की चीजें हैं। तो यूजुअली आप देखो कि इंडिया में ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड जेनरिक्स का सेल जो है सबसे ज्यादा होता है। लास्ट 7 ईयर से अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो जेनरिक एक्सपोर्ट मार्केट है, जो यूएसए में प्राइमरली सेल होता है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। उसके 2 रीजन है। एक तो स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अदर कंपनीज जो यूएस में सप्लाई करती है, और दूसरी उसके अलावा जो है इंडिया की जो फार्मा कंपनी है उस पर यूएस एफडीए के बहुत ज्यादा रेगुलेशंस आ रहे हैं, मल्टीपल इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो इनिशियली 2014 से लेकर 17 ऐसा लग रहा था कि ये टेम्पररी है, 2-3 साल की चीजें हैं और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। बट लास्ट 7 ईयर्स में ये चीजें क्लियर हो गई है कि ये बहुत ज्यादा इतना इजीली सॉल्व होने वाला नहीं है। और लगातार जो है कोई ना कोई प्लांट में जितनी भी कंपनीज है उनको इंप्रेशंस आए जा रहे हैं, रुकावट आती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके मार्जिन पे भी हिट आ रहा है और स्केल अप करना मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से जो है काफी सारी इंडियन कंपनीज जो है लाइक सन फार्मा जो है ये स्पेशलिटी फार्मा में मूव हो रही है, और काफी सारी अदर कंपनीज जो है ये ब्रांडेड जेनरिक्स में इंडियन मार्केट में ज्यादा फोकस करने लग रही है। जितनी भी इंडिया में जो फार्मा कंपनीज है उनको अगर ग्रोथ करनी है तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है वहां पे एक तो बैरियर्स टू एंट्री हाई हो जाता है, प्लस आप नए नए मार्केट भी एंटर कर सकते हो बियॉन्ड यूएस भी। और इसलिए जो है ये R&D पे काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी फोकस भी कर रही है। और जो कंपनीज लास्ट 5 to 8 ईयर्स में जो है R&D पे ज्यादा फोकस कर रही थी, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही थी, उनको आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी देखोगे वीजे भी जो इंडियन कंपनी है जो जेनरिक प्रोडक्ट्स बना रही थी। जो पैटेंटेड ड्रग्स होते हैं उनमें एक्सक्लूसिव मार्केटेबल राइट होता है। आपके 5 साल तक आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट होता है, आप एक हायर प्रॉफिट मार्जिन पे आप चीजों को सेल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास ह्यूज कैपिटल होना चाहिए, और R&D में कई बार आपके प्रोडक्ट्स जो है सक्सेसफुल नहीं होते, फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कैपिटल एपेटाइट होना चाहिए और एक्सपर्टाइज होना चाहिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने का। एक मेजर ट्रेंड ये हो रहा है रिसेंट टाइम में कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है लाइक यूरोप हो, यूएस हो, वो पहले इंडिया में या इवन साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पे एक चीप लेबर का सोर्स है, तो इसलिए जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आते थे। पर धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं कि इवन हाई एंड प्रोडक्ट्स जो है जिसमें R&D की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा रिसर्च के लिए स्किल सेट की जरूरत होती है, वहां पे भी जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो इंडिया या अदर लो कॉस्ट कंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है अक्रॉस वर्ल्ड जो है लोग जो है एजुकेटेड हो रहे हैं, स्किल सेट आ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो इसलिए जो है क्रैम्स, जिसको हम डिटेल में भी समझेंगे, ये जो है ड्रग डिस्कवरी हो, ड्रग डेवलपमेंट हो, उस तरह की चीजों के लिए भी अब जो है इंडिया या लो कॉस्ट कंट्रीज में फोकस कर रहे हैं। इंडियन फार्मा मार्केट की बात करें तो यहाँ पे मेजर 4 सेक्टर्स है। एक है एक्सपोर्ट, जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज भी है जो बेसिकली यूएस में जेनरिक प्रोडक्ट सेल करती थी। और उसके बाद आ जाता है डोमेस्टिक मार्केट, जो बेसिकली इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है जहाँ प्राइमरली ब्रांडेड जेनरिक सेल होती है, उस तरीके के मार्केट पे फोकस करती है काफी सारी कंपनीज। और तीसरा आ जाता है एपीआई क्रैम्स, यानी एक दवाई का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है एपीआई या फिर क्रैम्स, यानी ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, इस तरह की चीजों में फोकस करने वाला। और चौथा होता है एनिमल फार्मा, तो बेसिकली एनिमल्स के लिए दवाइयां बनाना या वैक्सीन बनाना, इस तरीके के प्रोडक्ट्स। तो करंट क्वार्टर की अर्निंग्स के हिसाब से भी अगर हम देखें डिसंबर 21 की अर्निंग्स के हिसाब से भी, तो 3 चीजें ज्यादा नजर आ रही है जो की इश्यूज है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो पहला है कि इंक्रीज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, तो रिसेंटली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद दूसरा आ जाता है कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये 2 चीजें जो है इनकी एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है, एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया है, और इससे जो इनकी नेट प्रॉफिट है उस पर हिट हुआ है। और
तीसरा आ जाता है इन्वेंट्री नॉर्मलाइजेशन। तो पैंडेमिक के दौरान काफी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स है या सप्लाई चेन के अंदर काफी सारा जो स्टॉक है वो पाइल्ड अप हो गया था, तो इमीडिएटली हमें फार्मा कंपनी बहुत अच्छी सेल्स दिखी थी। बट अब जो कंपनीज की जो क्वार्टरली अर्निंग्स आ रही है, रिव्यूज आ रहे हैं, कॉन कॉल्स आ रहे हैं, तो वहां पे मैनेजमेंट गाइड कर रहे हैं कि बहुत सारी सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर या बहुत सारा नेटवर्क के अंदर जो नोड्स है वो इन्वेंट्री को ऑक्यूपाई कर रखे थे, इन्वेंट्री होल्ड करके बैठे हुए थे, और अब जो है धीरे धीरे वो इन्वेंट्री को सेल ऑफ कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि नई डिमांड जनरेट नहीं हो रही, नई सेल्स नहीं आ रही। तो ये जो है ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से प्राइमरली सेल्स और प्रॉफिट जो है थोड़ी सी हिट हुए हैं इस रिसेंट क्वार्टर में। बायोकॉन की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कंपनीज जो है ये जेनेरिक फार्मा सेल करती है, वहीं बायोकॉन जो है ये बेसिकली बायोसिमिलर्स एक्सपोर्ट करता है, और वहीं ग्लैंड फार्मा जो है ये प्राइमरली इंजेक्टेबल्स पे ज्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी या प्राइमरली मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग कंपनी जो है वो है ग्लैंड फार्मा, और इसका प्राइमरी रीजन है कि ये इंजेक्टेबल्स पे फोकस करता है, और क्योंकि ये इंजेक्टेबल्स पे फोकस करता है तो इसकी कोर कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी है, और कंपेयर टू अदर कंपनीज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनसे काफी ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट कर पाता है। थोड़ा सा नंबर से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्लैंड फार्मा जो है ये ऑलमोस्ट 30 to 40% के रेंज में इसकी एबिटा होती है, और वहीं अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन की देखोगे तो 25 to 30% के रेंज में ये होवर करती है, चाहे आप 2021 से लेकर 2022 के मल्टीपल क्वार्टर्स की अगर आप देखोगे। इसकी खास बात यह है कि ये इंजेक्टेबल्स के अंदर एक अच्छा खासा मार्केट शेयर भी लेके बैठा हुआ है, और करेंटली भी अगर मैं बात करूँ तो लगातार अपना मार्केट ग्रो भी कर पा रहा है, एंड कंटिन्यूसली ये जो है काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी ला रहा है इंजेक्टेबल्स के अंदर। नंबर्स की बात करूँ तो सेल्स जो है लगातार 2016 से लेकर करंट ईयर में बात करूं तो लगातार 1300 करोड़ से इंक्रीज होते हुए ये करंट में बात करूं तो ऑलमोस्ट 4200 करोड़ हो गया है, और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये लगातार इंक्रीज होते हुए 300 करोड़ से इंक्रीज होते हुए ऑलमोस्ट 1200 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया इन लास्ट 6 ईयर्स। अगला सेक्टर है डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक के अंदर मैं बात करूं जो प्राइमरली इंडियन मार्केट को कैटर करने वाली कंपनीज है, तो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। ये बेसिकली जहाँ पे हम एफएमसीजीज की बात करते हैं सिमिलरली ये यहाँ पे प्ले करते हैं, और यहाँ पे ब्रांड का जो है बहुत ज्यादा रिकॉल होता है, ब्रांड का फोकस होता है। तो यहाँ पे जो पहली 3 कंपनी है, चाहे वो एरिस लाइफ साइंस हो, इंडोको रेमेडीज है या जेबी केमिकल्स है, तो इंडोको रेमेडीज जो है इसकी स्लो ग्रोथ होती है, ये सिंगल डिजिट में सेल्स है, और वहीं एरिस लाइफ साइंस और जेबी केमिकल की बात करें तो ये 10 से 12% की सेल्स ग्रोथ है। तो ये जो 2 कंपनी है एरिस लाइफ साइंस और जेबी केमिकल, इसको भी आप रडार पे रख सकते हो। पर्सनली मुझे लगता है कि आपको जो ग्लोबल कंपनी है जो लगातार अपने काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला चुकी है ग्लोबल मार्केट में, और वो इंडियन मार्केट में भी फोकस कर रही है, लाइक फाइजर है, जीएसके, सैनोफी है, एस्ट्राजेनेका है, पीएनजी है, या फिर नोवार्टिस है, या फिर अबॉट इंडिया है। तो ये जो कंपनीज है ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इनके पास एक तो ऑलरेडी इनके पास ग्लोबल लेवल पे R&D होता रहता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, और वहां से ये लगातार इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। ये ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे कि एफएमसीजी के अंदर चाहे वो पीएनजी हो, यूनिलेवर हो, रेकिट डिंकाइजर हो, इस तरह की कंपनीज है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नंबर्स में भी आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखो चाहे वो अबॉट हो, जीएसके, फाइजर, सैनोफी इंडिया, पीएनजी हेल्थ लिमिटेड है, एस्ट्राजेनेका है और नोवार्टिस है, इनके अगर आप देखोगे तो आपको सेल्स सबसे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देख लो, या 3 इयर्स या 5 इयर्स, तीनों जगह की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो आपको नंबर्स जो है मोस्टली आपको स्टैग्नेंट दिखेंगे। एक इंटरेस्टिंग कंपनी जो है वो अबॉट इंडिया है, जो इसका आप सेल्स देखोगे तो लगातार ये 10% के ऊपर की हेल्दी सेल्स ग्रोथ बना के बैठी हुई है, और प्रॉफिट भी जो है हेल्दी ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, और आरओसी और आरओई भी जो है काफी अच्छा, आरओई देखोगे ऑलमोस्ट 27% का है, और आरओसी जो है ऑलमोस्ट 35% का है, तो ये अच्छा है। तो इसलिए ओवरऑल मुझे लगता है कि अबॉट इज वन कंपनी जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए प्राइमरी डोमेस्टिक फार्मा के हिसाब से। तो अबॉट इंडिया का मैंने डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था, तो आप सर्च कर सकते हो रेनबिस और अबॉट टाइप करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे पहला वीडियो ये मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले वीडियो बनाया था। तीसरा सेगमेंट आ जाता है एपीआई और क्रैम्स। तो एपीआई क्रैम्स के अंदर कंपनीज की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो एपीआई और क्रैम्स ये मुझे लगता है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर है, और ये सेक्टर जो है करेंटली अगर मैं बात करूं तो ये एग्जैक्टली उसी सिचुएशन पे जब पे इंडियन आईटी कंपनीज लगभग 2000 से लेकर 2002 पे थी। तो एक प्री एक्सपीरियंस 10 साल का हो गया है, कंपनीज जो है अपने आप को प्रूव कर चुकी है, और आने वाले 20 साल की इमेंस ग्रोथ हो सकती है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर है विद इन फार्मा इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कंपनीज की बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा क्रैम्स और एपीआई को थोड़ा समझ लेते हैं। एपीआई की बात करें तो एपीआई के बारे में मैंने डिटेल लेवल पे डिस्कशन किया था डीविस लैब और लॉरस लैब का, जहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस किया था। आप रेनबी स्पेस डीविस लैब या रेनबी स्पेस लॉरस लैब्स करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली वो चेकआउट करना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं क्रैम्स की बात करूं
कोई भी ड्रग की जो डिस्कवरी होती है, डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें 3 फेजेस होते हैं। उसको प्राइमरी हम बोलते हैं डिस्कवरी, देन द सेकंड फेज इज डेवलपमेंट एंड थर्ड इज कमर्शियलाइजेशन। ये जो 3 स्टेप्स है, ये तीनों अगर कोई कंप्लीट करती है तो हम उसे क्रैम्स कहते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला है डिस्कवरी फेज। तो डिस्कवरी फेज में क्या होता है कि आप पहले डिजीज को समझते हो कि क्या क्या डिजीज हैं और कौन से बॉडी के कौन से पार्ट पे वो इफेक्ट करती है, विदाउट मेडिसिन किस तरीके की बॉडी की रिस्पॉन्स रहती है, किस तरीके का रेपरकशन होता है, वो थोड़ा सा आप समझते हो। और उसके बाद आप डिटेल लेवल पे डिजीज को समझते हो, बॉडी में क्या क्या केमिकल्स होते हैं या इम्यूनिटी पावर किस तरीके का होता है वो समझते हो। और उसके बाद उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स को रिसर्च करते हो और उसके बाद एग्जामिन करते हो कि कौन सा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है या कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल है जो इस डिजीज को हैंडल कर सकता है। और उसके बाद उस पर आप बॉडी के अंदर किस तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको पूरा असेस करते हो। तो ये सारी चीजों को असेस करने के बाद आप एक्चुअली एक फाइनल मॉलिक्यूल बनाते हो, रादर 2-3 मॉलिक्यूल भी बनाते हो। और उसके बाद जो है आप ड्रग अथॉरिटी को आप सबमिशन करते हो फॉर ट्रायल्स। तो अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तब जाके आपके ट्रायल स्टार्ट होते हैं, जो दैट इज बेसिकली द सेकंड फेज। तो सेकंड फेज जो है, जैसा मैंने कहा, डेवलपमेंट, इसमें बेसिकली ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 में होते हैं। तो अलग अलग लेवल पे ये टेस्टिंग होती है। जैसे हमने रिसेंटली कोविड वैक्सीन के लिए भी देखा था, तो लगभग 1 साल की अराउंड में ये वैक्सीन जो है ट्रायल्स कंप्लीट हो गए थे। बट यूजुअली ये 5 to 6 ईयर्स लगते हैं। एंड इवन मैं डिस्कवरी फेज की भी बात करूँ तो डिस्कवरी फेज में भी लगभग 4 to 5 ईयर्स लगता है। तो यहाँ पे अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो पहले हेल्दी वॉलंटियर्स पे ट्राई किया जाता है। बट एक्चुअली ये हेल्दी वॉलंटियर्स के पहले भी थोड़े बहुत एनिमल्स के अंदर ट्राई किया जाता है। उसके बाद जो है ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल किया जाता है और उसके बाद पेशेंट्स पे ट्राई किया जाता है इन स्मॉल सैंपल एंड देन बहुत ज्यादा पेशेंट्स पे ये ट्राई किया जाता है। तो ये पूरा जो रिसर्च है, इस पे काफी सारा डेटा भी जनरेट होता है और डेटा को डेटा क्रंच भी किया जाता है। तो इसके अंदर जो है आफ्टर द ऑल द रिजल्ट्स जो है आप बेसिकली ड्रग अथॉरिटी को पूरा जो रिजल्ट्स है क्लिनिकल ट्रायल्स के हिसाब से वो सबमिट करते हो और वंस इट इज अप्रूव तब जाके आपका एक्चुअली कमर्शियलाइजेशन फेज स्टार्ट होता है। तो ये जो थर्ड फेज है कमर्शियलाइजेशन, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एक बार जो ड्रग है उसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दिखते हैं, आपके जो फायदे हैं वो दैट बेसिकली इज मच मोर देन द साइड इफेक्ट्स, तब जाके आपको ड्रग का अप्रूवल मिलता है। और उसके बाद जो है ये उसके बावजूद भी टेस्टिंग चलती रहती है। हालांकि कमर्शियलाइजेशन पे ये बेसिकली लोगों के बीच में ये यूज होने लग जाता है, एंड यूज एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पैरेलली ये जो है ये फेज 4 टेस्टिंग होती है, यानी कि ये जो लोग लगा रहे हैं या अल्टीमेटली अलग अलग डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स जो इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद वहां से भी डेटा कलेक्ट होता है किस तरीके के साइड इफेक्ट्स हैं। और अगर कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स दिखता है तो इनफैक्ट ड्रग जो है वो रिकॉल भी होता है। और इन द पास्ट जो है काफी सारे ड्रग्स इस तरीके से रिकॉल भी हुए हैं। तीनों फेज की हम बात करें, डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, जो हमने समझा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च या डिस्कवरी फेज के अंदर इन्वॉल्व होती है तो उसको हम सीआरओ कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं कोई कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स करती है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और थर्ड आ जाता है कमर्शियलाइजेशन, जहां पे आपका ड्रग का अप्रूवल हो गया है और आप कमर्शियल लेवल पे उसको लॉन्च करते हो, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं सीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो पास्ट में क्या होता था कि इंडियन कंपनी सिर्फ और इवन जो लो कॉस्ट कंट्रीज है उस पर मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था। बट अब जो है कंट्रीज आर मूविंग अप द वैल्यू चेन। जो लो कॉस्ट कंट्रीज है, स्पेशली इंडिया की बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में भी ये ज्यादा फोकस करे, क्योंकि इन लोगों ने एक डेकेड, ओवर अ डेकेड इन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर में कई सारी कंपनीज ऐसी भी है जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में सक्सेसफुल भी हुई है। तो ये जो 3 फेज है, इसी में से अगर 2 फेज में अगर कंपनीज काम करती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको हम सीडीएमओ कहते हैं। और वहीं अगर तीनों फेज में अगर कोई कंपनी काम करती है तो उसको हम क्रैम्स कहते हैं, यानी कि द एंटायर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सिंजीन जो है इसका मेजर रेवेन्यू जो क्रैम्प से आती है, डिविस लैब का मेजर रेवेन्यू सीडीएमओ से आता है, सुवेन फार्मा का 48% जो है सीडीएमओ से आता है, न्यूलैंड लैब्स का ऑलमोस्ट 30% जो है सीडीएमओ से आता है, हाइकल का ऑलमोस्ट 24% आता है, लॉरस लैब्स का ऑलमोस्ट 13%, और वहीं डिस्मन कार्बोजन की बात करें तो ऑलमोस्ट 75% क्रैम्प से आता है, पिरामल की बात करें तो 63% सीडीएमओ से आता है, और वहीं विम्टा लैब्स की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सीआरओ से आता है। हालांकि विम्टा लैब्स ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में भी काफी काम करना स्टार्ट कर दिया। और सोलारा एक्टिव की बात करें तो ये प्योरली एपीआई कंपनी है जिसका क्रैम्प से 10% रेवेन्यू आता है। तो ओवरऑल अगर हम खास बात देखें तो ये जितनी भी कंपनीज है, यहाँ पे हम डिशमन कार्बोजन, पिरामिल एंटरप्राइज और विम्टा लैब्स, ये तीनों को अवॉइड करेंगे प्राइमरी बिकॉज ऑफ नॉट सो गुड फाइनेंशियल नंबर्स। और प्राइमरी हमारा फोकस रहेगा इन कंपनीज पे, यानी सिंजीन, डिविस लैब्स, सुवेन फार्मा, न्यूलैंड लैब्स
हाइकल, लॉरस लैब्स और सोलारा एक्टिव। तो इन कंपनीज का हम खास बात देखेंगे तो ये 25 to 45% के रेंज में एबिटा मैनेज कर पाती है। थोड़ा सा एक्सेप्शन आप न्यूलैंड और हाइकल का है, वो भी 15 to 20% है, बट इसको थोड़ा सा हम देखेंगे आने वाले स्लाइड पे। बट मोटा मोटा इनका हाई एबिटा कंपेयर टू जेनेरिक फार्मा कंपनीज के साथ इनको कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज्यादा हाई एबिटा जनरेट कर पाते हैं और इनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग है। इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझे तो पहला तो ये कि क्रैम्स जो है ये ऑलमोस्ट 12 to 15% के सीएजीआर पे ग्रो कर रहा है लास्ट कुछ साल से भी, और आने वाले टाइम में भी ये 12 से 15% पे ये ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है। इंडिया की बात करें तो ये मात्र 6% ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, तो इंडिया के पास अभी भी बहुत कम मार्केट शेयर है एंड कंपेयर टू दैट चाइना के पास ऑलमोस्ट 15% है। और उसके बाद आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि चाइना के पास एक बड़ा मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 15% है, और करेंटली अगर मैं बात करूं तो कंपनीज का माइंडसेट ऐसा हुआ है कि बियॉन्ड चाइना भी एक ऑप्शन रखना है। तो यहाँ पे इंडिया जो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है, और चाइना प्लस वन जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इंडिया को हेल्प भी कर रहा है। तो यूजुअली क्रैम्स के अंदर ना बहुत ज्यादा अर्निंग्स विजिबिलिटी होती है। उसका रीजन ये है कि ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर से जो ड्रग डिस्कवरी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ये ड्रग डिस्कवरी जो ऑलमोस्ट 5 to 6 years लग जाते हैं, और क्योंकि ये 5 to 6 years के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और उसके बाद तीसरा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि कोई भी यूरोपियन या यूएस कंपनी जो है आपके साथ ड्रग की डिटेल्स अगर शेयर कर रही है इन ऑर्डर टू किस तरीके से इनको ड्रग डिस्कवरी करनी है, उनका एक ऑफशोर और ऑनसाइट मॉडल ठीक आईटी कंपनीज की तरह चलने लगा है क्रैम्स के अंदर या रिसर्च के अंदर, तो वहां पे वो काफी सारी चीजें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपको रिवील करते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूजुअली इनका फंडा क्या होता है कि ये सप्लायर को बहुत कॉशियसली और पार्टनर को बहुत कॉशियसली सिलेक्ट करते हैं, बट एक बार वो पार्टनर को सिलेक्ट कर लिया तो उसके साथ ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। पार्टनर बहुत जल्दी चेंज नहीं करते, तो यहाँ पे जो सीक्रेसी है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। स्विचिंग कॉस्ट जो है वो हाई हो जाता है, स्पेशली जो क्लाइंट कंपनीज है, और ये जो है ये कंपनीज के लिए, फार्मा कंपनीज ऑफ इंडिया या क्रैम्स कंपनीज के लिए एक मोड बन जाता है। और दूसरा मोड जो है वो क्या है कि इस तरीके की क्रैम्स के अंदर या स्पेशली रिसर्च वाला पार्ट के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी वाइज आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट और बहुत तगड़ा होना पड़ता है, और उसके लिए बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये इन्वेस्टमेंट लगातार करनी होती है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार अपग्रेड करना होता है। अब कुछ पॉजिटिव चीजों की बात कर लेते हैं क्रैम्स इंडस्ट्री के अंदर। तो करेंटली अगर मैं बात करूं तो अक्रॉस वर्ल्ड अगर हम देखें तो R&D साइट्स करेंटली मेजर यूएस और यूरोप के अंदर है, और हालांकि थोड़ा बहुत R&D के सेंटर्स अक्रॉस वर्ल्ड भी है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, इस तरीके से, बट प्राइमरली यूएस और यूरोप में है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। और जस्ट टू गिव यू आइडिया, इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज्यादा सेल होते हैं, उसकी काफी सारे प्लांट्स इंडिया में लगे हुए हैं, लेकिन R&D के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया में बहुत ही कम सेंटर्स है। इवन कंपेयर टू चाइना जो है, इंडिया के पास R&D साइट्स बहुत कम है। तो इससे क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी का सोर्स बन जाता है। तीसरी पॉजिटिव चीज क्या है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 40 to 50% आपके लो कॉस्ट पे R&D के चीजों का काम हो सकता है, और स्पेशली ये इस तरीके से काम होता है कि एक ऑफशोर ऑनसाइट मॉडल पे काम होता है। तो कैसा रहता है कि यूरोप में, यूएस में भी जो है साइंटिस्ट बैठते हैं, रिसर्च करते हैं, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजों पे काम करते हैं, और उनको लगता है जो चीज थोड़ी सी लो एंड है जो इंडिया में दिया जा सकता है, बट वो रिसर्च का ही काम है, और उसमें साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वो चीजों को करेंटली इंडिया में आउटसोर्स किया जाता है। चौथा चीज आता है कि इंडिया के अंदर या लो कॉस्ट कंट्रीज के अंदर जो है बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी मिल जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ड्रग डेवलपमेंट है, जो बेसिकली ड्रग डिस्कवरी के बाद सेकंड फेज होता है, वहां पे काफी सारे पेशेंट्स पे आपको ड्रग को टेस्ट भी करना होता है, उसके लिए आपको बहुत सारा पेशेंट्स मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा गिनी पिग वाला सिचुएशन हुआ, थोड़ा सा हार्श रियलिटी है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो टेस्ट, इवन जो ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, ये इतने डायरेक्टली नहीं होता, और इसके इफेक्ट्स जो है बहुत ही मिनिमल होते हैं। यूजुअली पहले एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है, जब चीजें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है तभी जाके ह्यूमंस पे ट्रायल होते हैं। करेंटली अगर मैं बात करूं तो ड्रग डिस्कवरी के अंदर और इवन जो ड्रग डेवलपमेंट के अंदर काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट पे डेटा जनरेट होता है, और ये जो डेटा है इसको अब आजकल के टाइम पे एनालिटिकल टूल्स, चाहे वो R है, SS है, Hadoop, इस तरीके के बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स पे इनको एनालाइज करना होता है। और क्योंकि इंडिया में जो है आईटी में, एनालिटिक्स में
काफी सारे स्किल्ड लोग मिलते हैं, काफी सारे डेवलपर्स मिलते हैं, काफी सारे इंजीनियर्स मिलते हैं। तो इसलिए जो है इंडियन कंपनीज, इंडियन फार्मा कंपनीज को एक एडवांटेज हो जाता है, वो फर्दर इस पे एनालाइज भी कर पाते हैं। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जो इंडिया के लिए प्ले करता है। और वहीं मैं कुछ नेगेटिव चीजों की बात कर लेता हूँ क्रैम्स के अंदर। जो चैलेंजिंग पार्ट है तो वो ये है कि एक तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हेवी कैपेक्स की जरूरत होती है, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज फॉर ह्यूज लेवल ऑफ R&D। तो वो थोड़ा सा इंडिया के अंदर फार्मा कंपनीज, नॉट ऑल कंपनीज हैव दैट लेवल ऑफ कैश चेस्ट, तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। और दूसरा चीज हो जाता है कि इंडिया के अंदर जो साइंटिस्ट है, यूजुअली इस तरीके की रिसर्च के लिए आपको PhD होल्डर्स चाहिए होते हैं, साइंटिस्ट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में सिर्फ 216 रिसर्चर्स होते हैं पर 10 लाख पॉपुलेशन। और वहीं चाइना की बात करें तो ऑलमोस्ट 1200 रिसर्चर्स होते हैं, और वहीं यूएस की बात करें तो ऑलमोस्ट 4300। तो इस तरीके के गैप है इंडिया के अंदर। आज भी अगर हम देखें तो पॉपुलेशन तो है लेकिन हायर स्टडीज या स्पेशली PhD होल्डर बहुत कम है। और जो थोड़े बहुत है भी, उसमें एक मेजर चैलेंज ये है कि ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर PhD होल्डर्स हो, वो लगातार इंडिया से बाहर जाके मूव करके वहां काम करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंडिया के अंदर इस तरीके के PhD होल्डर्स, रिसर्चर्स जो है मिलने की चांसेस कम होते हैं, और मिल भी जाते हैं तो इंडिया के अंदर रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथा जो चैलेंजिंग पार्ट इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए कैंप्स इंडस्ट्री के अंदर वो है कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो है वियतनाम और मलेशिया भी जो है इक्वली अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन लेके US और यूरोप की कंपनीज के लिए ये लेके बैठे हुए हैं। बट मार्केट इतना बड़ा है क्राइम्स इंडस्ट्री के अंदर कि इंडिया के लिए अभी भी बहुत अच्छी रनवे फॉर ग्रोथ बाकी है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जितना भी R&D होता है उसके लिए भी जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, उसका एक अच्छा खासा रॉ मटेरियल का शेयर जो है अभी भी चाइना से आता है। तो इसलिए जो हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर स्पेशली रॉ मटेरियल्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा है। तो लॉरस एंड डिविस की बात करें तो इसके डिटेल एनालिसिस भी मैंने किया है, चाहे वो डिविस हो, लॉरस लैब्स हो। पर्सनली मुझे लगता है कि ये दो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग API एंड क्रैम्स कंपनीज है। लगातार इन लोगों ने अपना कैपेक्स बढ़ाया है और उसके साथ फ्री कैश फ्लो भी जनरेट किया है। तो ये जो है ये बेसिकली बताता है किस तरीके की स्ट्रेंथ है कंपनी के पास। इसको डिटेल लेवल पे समझ भी सकते हो। रेनबिस डिविस करके अगर आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। रिलायबल कंपाउंडर कहता हूं मैं डिविस को। और वहीं अगर मैं लॉरस की बात करूं तो लॉरस भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो दो वीडियो है आपको आई थिंक चेकआउट करना चाहिए। आपको API और क्रैम्स इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा डिटेल लेवल पे आइडिया भी होगा। अगली कंपनी की बात करूं तो न्यूलैंड एंड हाइकल। तो न्यूलैंड एंड हाइकल की बात करूं तो अभी भी ये जो है काफी छोटी कंपनीज है एंड इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कम भी है। जैसे जैसे इनकी स्केलेबिलिटी होगी, जिस तरीके से ये अपने आप को और ज्यादा मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व करेंगे, तो वहां पे जो है इनकी बेसिकली स्केलेबिलिटी से इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होती है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या ये स्केलेबल हो पाते हैं कि नहीं, और क्या ये हेवी लेवल पे कैपेक्स लगा के भी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को रिटेन कर पाते कि नहीं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो आई थिंक न्यूलैंड एंड हाइकल इज समथिंग जो आपको विद टाइम पोजीशन बनानी चाहिए। और वहीं मैं अगली कंपनी की बात करूं तो सिंजिन। तो सिंजिन जो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसने काफी कुछ प्रूव भी कर चुका है। 360 प्लस एक्टिव कस्टमर्स है इसके पास। वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनीज है ग्लोबल फार्मा कंपनीज है, उनमें से 8 कंपनीज के साथ ये काम करते हैं। 400 प्लस पैटेंट्स पे ये काम कर चुके हैं और 4200 प्लस साइंटिस्ट है। तो ये साइंटिस्ट के नंबर्स दिखाने का प्राइमरी रीजन है कि इस तरीके की इनकी कैपेबिलिटी है। और इस तरह की कैपेबिलिटी होने से आपको बहुत ज्यादा डाउट नहीं होता, क्योंकि क्रैम्स के अंदर डिस्कवरी वाला जो पार्ट है वो सबसे चैलेंजिंग है। और वहां पे आपको PhD होल्डर्स होना, पैटेंट्स होना या ज्वाइंट पैटेंट्स पे काम कर पा रहे, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली कंपनी की बात करो तो सुवेन फार्मा। सुवेन फार्मा अगेन अनदर कंपनी है जिसने अपने आप को स्केलेबल भी किया है एंड अपने आप को प्रूव भी किया है। और ये जो है क्रैम्स के अंदर एक बहुत ही एस्टेब्लिश ब्रांड है और मोर देन 70 ग्लोबल कंपनीज के साथ ये काम करता है एंड प्राइमरली ये जो ये हाई एंड इंटरमीडिएट्स पे काम करता है। अगली कंपनी की बात करो तो सोलारा एक्टिव। तो सोलारा एक्टिव जो है ये प्योर API कंपनी है। 25 प्लस APIs पे ये काम कर रहा है करंटली एंड 60 प्लस APIs पे ये कमर्शियली काम कर रहा है। तो ये जो कंपनी है ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। बट यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर में हम देखेंगे तो इसके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स भी आपको दिखाऊं तो रिसेंटली दिसंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट आए जहां पे इसके सिर्फ 100 करोड़ का सेल्स है। और vis-a-vis अगर आप प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स देखो तो मोर देन 400 करोड़ का इनका सेल्स था। और तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो इस तरह के गैप जो है आपको थोड़ा सा कॉन्शियस बना देता है और ये प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से मोर देन 60% इसका शेयर
फॉल किया है। तो यहाँ पे शेयर प्राइस फॉल करने के अलावा अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी -140 करोड़ का है। तो इस तरीके के रिजल्ट्स जो है ये बेसिकली अलार्मिंग होते हैं। इस तरीके के जो नंबर्स है ये बहुत अच्छी सिग्नल्स नहीं देते। तो इनकी कॉन्कॉल्स में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने 3 रीजंस दिए। प्राइमरली पहला कि कोविड की वजह से इनकी डिमांड जो है रिड्यूस हुई है, बट पर्सनली मुझे लगता है कि ये फैक्टर जो है ये अक्रॉस सारी कंपनीज में हुआ है। तो ऐसा एज सच कोई जेन्युइन रीजन मुझे लगता नहीं है। सेकंड जो है आपका जो ऑपरेटिंग डीलेवरेज है दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ सेल्स डीग्रोथ। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी नोन कि अगर आपका सेल्स हिट होगा, सेल्स कम आएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने आप से और फर्दर नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड ही होता है, वो इनकर आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जो 2 फैक्टर है ये मुझे बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल नहीं लगे। एंड प्राइमरली जो रीजन इनका मुझे लगा कि एक्सेप्टेबल है वो ये कि इन लोगों ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करी है। अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर इन लोगों ने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लेड स्ट्रेटेजी हुआ करती थी पहले, और इन लोगों ने चेंज करके ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर पे ये आए हैं। तो ये जो है ये बेसिकली अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर ये किया है, बट रेगुलेटेड मार्केट के अंदर तो एज सच इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी जो रीजन फॉर अंडर परफॉर्मेंस जो है इन लोगों ने दिया है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल पर्सनली मुझे लगी नहीं है। तो पर्सनली आई विल रिफ्रेन फ्रॉम सोलारा एक्टिव। तो मैं सोलारा एक्टिव से थोड़ा सा अभी कॉशियस ही रहूंगा, इसको मॉनिटर करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो अगर मैं एक्सपोर्ट के अंदर की बात करूं तो पर्सनली मुझे लगता है ग्लैंड फार्मा इज वन कंपनी जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए। डोमेस्टिक फार्मा की अगर मैं बात करूं तो अबाउट इंडिया इज वन कंपनी जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके अलावा जेबी केमिकल और एरिक लाइफ साइंस भी जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है। और वहीं अगर मैं एपीआई और क्रैम्स की बात करूं तो डेविस लैब, लॉरस लैब, सिंजिन, सुवेन फार्मा, ये 4 कंपनीज आपको रडार पे रखनी चाहिए। तो हमने रिसेंटली गिव अवे भी लॉन्च किया है। तो लास्ट वीक के विनर जो है वो गौरव आर्या हैं बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्टिंग कमेंट। और अगर आप भी कोई भी इस तरह के गिव अवे को जीतना चाहते हो तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, चाहे वो फीडबैक हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, कोई भी तरीके का कमेंट रहता है आपका वो आप कमेंट कर सकते हो और सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को हम गिव अवे करेंगे। तो गौरव आर्या से रिक्वेस्ट है कि वो rendisinvestment@gmail.com पे वो कनेक्ट करे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाया गया है ताकि आप ये सीख सको किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।